जल्दी से 2 मिनट में। यस, नया टॉपिक। बाल विकास बोले कि बाल मनोविज्ञान बोले, एक ही बात है। ओके, सबसे पहली महत्वपूर्ण बात, बाल विकास या बाल मनोविज्ञान में अध्ययन होता है गर्भावस्था से लेके, नोट जन्म से, गर्भावस्था से कब तक? 3 शब्द हैं, परिपक्वता तक या किशोरावस्था के अंत तक या फिर मैच्योरिटी तक। ओके, लेकिन जिसमें जीवन भर अध्ययन होता है वो कौन सा है? यस, कौन सा मनोविज्ञान? विकासात्मक मनोविज्ञान। फिर हमने कुछ बातें करी थी, द ग्रेट डाइडेक्टिक किसने लिखा? कोमेनियस। किसने लिखा? कोमेनियस। एमिल और सोफी की प्रेम कहानी किसकी? रूसो। रूसो का पूरा नाम? जीन जैक्स रूसो। कहां के थे रूसो? स्विट्जरलैंड के थे, स्विस थे। रूसो के चेले कौन? पेस्टालोजी। वो भी कहां के थे? स्विट्जरलैंड के थे। पेस्टालोजी ने क्या दिया? 3H। क्या दिया? 3, नोट 4H। 4H मत करना, 4H गांधी जी का। 3H। 3H में हेड, हार्ट और हैंड। बड़े दिल वाले थे कौन? यस, पेस्टालोजी। जिंदगी भर गरीब बच्चों को पढ़ाया फ्री। ओके, उसके बाद हमने देखा पेस्टालोजी के चेले थे जर्मनी वाले फ्रोबेल, जिन्होंने क्या दिया था? किंडरगार्टन, जिसमें जैक एंड जिल, हम्प्टी डम्प्टी, आपको ध्यान रखना है। और खास बात, फ्रोबेल या किंडरगार्टन में विद्यालय को कहा गया बच्चों का बगीचा। लेकिन मोंटेसरी ने क्या बोला है स्कूल को? बच्चों का घर। शाबाश। उसके बाद एक नाम हमको ध्यान रखना था, जिन्होंने लिखी थी माइंड ऑफ द चाइल्ड, वो कौन थे? प्रेयर थे। कौन थे वो? प्रेयर। प्रेयर भी जर्मनी के थे। और बहुत महत्वपूर्ण बात, अडोलसेंस के जनक कौन? स्टेनली हॉल। एक स्टेनली हॉल ने कौन सा मूवमेंट, कौन सा आंदोलन चलाया था? बाल स्टडी मूवमेंट, चाइल्ड स्टडी मूवमेंट चलाया था या बाल अध्ययन आंदोलन चलाया था? कहां के थे स्टेनली हॉल? अमेरिका के। लेकिन जिनको हम बाल मनोविज्ञान के जनक या विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक बोलेंगे वो कौन? जीन पियाजे। चलिए, सबसे पहले एक स्टेटमेंट है बर्क साहब का, जो बहुत परीक्षाओं में आता है। बर्क नाम है इनका। बर्क नाम लिखें और स्टेटमेंट लिखें। नाम लिखा बर्क, स्टेटमेंट लिखिए। बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान कैसी हो प्रियंका? बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है। अच्छा, मैंने लगाया नहीं, लगा लिया। बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है। किसकी शाखा है? मनोविज्ञान की वह शाखा है बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें व्यक्ति के विकास की, बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें व्यक्ति के विकास की जन्म पूर्व अवस्था से बहुत सिंपल है, परिपक्वता तक, जन्म पूर्व अवस्था से कहां तक? परिपक्वता तक के परिवर्तनों को स्पष्ट किया जाता है। परिपक्वता तक के परिवर्तनों को स्पष्ट किया जाता है। वर्क। बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें व्यक्ति के विकास की कहां से लेके जन्म पूर्व अवस्था से कहां तक? परिपक्वता तक के परिवर्तनों को स्पष्ट किया जाता है। किसको स्पष्ट करते हैं? परिवर्तनों को स्पष्ट करते हैं। और ये परिवर्तन कहां से कहां तक? तो जन्म पूर्व से लेके परिपक्वता तक। ये किसने बोला? बर्क साहब ने बोला। एक और स्टेटमेंट आता है परीक्षा में, क्रो एंड क्रो साहब का भी, लगभग सेम बात बोलते हैं ये। क्रो एंड क्रो का नाम लिखें और स्टेटमेंट लिखें।
नाम लिखा क्रो एंड क्रो? ओके, स्टेटमेंट लिखिए इनवर्टेड कोमास में। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत, बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत, बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत विकास का, बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत विकास का, किसका? विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, जिसका संबंध, वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है जिसका संबंध गर्भकाल, जिसका संबंध गर्भकाल की आरंभिक अवस्था, जिसका संबंध गर्भकाल की आरंभिक अवस्था से किशोरावस्था, आपने लिखा बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किसका? विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, जिसका संबंध कहां से? गर्भकाल की आरंभिक अवस्था से किशोरावस्था तक होता है। यह बहुत अच्छी बात बोली, किशोरावस्था तक होता है। क्रो एंड क्रो बोलिए, लिखा सबने? तो पढ़िए मेरे साथ, क्रो एंड क्रो साहब क्या बोलते हैं? बाल विकास, बोलिए बाल विकास, पूरा बोलो ना, आपके सामने स्टेटमेंट बोलिए। बाल विकास के अंतर्गत क्या है? पढ़ो। कुछ समझ में नहीं आया, पर फिर भी आप मुझे बताएं, आप में से कौन बताएगा? इस परिभाषा को ध्यान से आपने पढ़ा है, इसमें यह लिखा है गर्भकाल की आरंभिक अवस्था, इसके क्या मायने हैं? कौन कौन बता सकता है? रेज योर हैंड। इसका क्या अर्थ है? पिंकी आप बताओ, क्यों बोला ऐसा? गर्भकाल की आरंभिक अवस्था किसकी बात कर रहे हैं? बोलो तो, आरंभिक अवस्था क्यों बोला? कोई तो बात होगी। हाँ, कौन सी? यस, ये सही जवाब। यानी गर्भावस्था में भी 3 अवस्थाएं हैं। गर्भावस्था में कितनी? 3। हमने आपको बताया जर्मिनल, एम्ब्रियोनिक और फिटस। तो इसमें गर्भावस्था की 3 अवस्थाएं हैं ना। पहले तो 2 सप्ताह वाली डिंबावस्था, 2 नंबर पे भ्रूणावस्था और 3 नंबर पे गर्भावस्था। तीसरी को गर्भावस्था ही बोलते हैं ना। तो यहां किशोरावस्था तक जाएंगे, लेकिन कहां से जाएंगे? गर्भावस्था से जाएंगे, वो 2-3 में उनमें, या फिर भ्रूणावस्था से जाएंगे, या फिर डिंबावस्था से। डिंबावस्था से। ये किसने बोला डिंबावस्था वाली बात? क्रो एंड क्रो ने बोली। हालांकि इन्होंने डिंबावस्था नाम नहीं लिया, जर्मिनल नहीं बोला, पर इनका स्टेटमेंट है जिसमें ये कहते हैं कि साहब जब से कंसेप्शन होता है, जब गर्भ निर्धारण हो जाता है, तभी से अध्ययन शुरू हो जाता है। बात महत्वपूर्ण है, चीजों को ऐसे समझें आप। ओके, दूसरी बात, अब हम पढ़ेंगे, हर शब्द में कॉन्सेप्ट रहेगा, रियल में साइकोलॉजी। हम बाल विकास शुरू कर चुके हैं ना। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट या ग्रोथ डेवलपमेंट पे, जिसको हिंदी में हम लिखते हैं अभिवृद्धि विकास। अभी आप सुन लें, अभिवृद्धि विकास, इस पे भी जरूर प्रश्न आता है ना। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ग्रोथ डेवलपमेंट, आपके सामने 2 शब्द लिखे हैं, एक अभिवृद्धि और दूसरा विकास। दोनों में अंतर आता है, तुलना आती है, दोनों के मायने क्या है ये पूछा जाता है ना। ओके, एक चीज मैं बताता हूं, बाकी आप बताना। दरअसल अभिवृद्धि को दूसरे शब्दों में शारीरिक विकास बोलते हैं। अभिवृद्धि को दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं? शारीरिक विकास। इसका मतलब अभिवृद्धि संकुचित है और विकास व्यापक है, क्योंकि विकास में शारीरिक विकास के अलावा और भी बहुत कुछ शामिल है। और वो क्या है? शारीरिक विकास के अलावा, साइकोलॉजी के बच्चे हो आप, मानसिक नहीं बोलोगे बल्कि संज्ञानात्मक विकास। बोलिए कौन सा? संज्ञानात्मक विकास। सामाजिक विकास कौन सा? संवेगात्मक विकास कौन सा? नैतिक विकास कौन सा? याद रहेगा ये सब।
तो ये सब मिला के विकास है। इसका मतलब बड़ा कौन? विकास। पहले वाला दूसरे वाले का एक भाग है। बेटा आवाज नहीं तुम दोनों, ये क्या है? क्लास चल रही है, कोई मेला थोड़ी है। या तो बाहर बैठ जाओ या अलग अलग बैठ जाओ। क्लियर सबको? अब आप कुछ और बताएं इसके बारे में एक एक करके। जैसे अभिवृद्धि विकास आपने काफी सुना है। अंकिता बोलो कुछ भी जल्दी से। ओके, ये कहती है कि अभिवृद्धि परिपक्वता अवस्था तक ही चलती है और विकास जीवन भर चलता है। क्या सही कह रही है? बिल्कुल सही। नोट, परिपक्वता तक अभिवृद्धि है, बिल्कुल सही है। विकास जीवन भर है, बिल्कुल सही है। लेकिन इनकी बात से एक बात और निकलती है कि अभिवृद्धि शुरू कब से होती है? बताओ, अभिवृद्धि कब से शुरू? जन्म से या फिर जन्म के पहले से? जवाब है जन्म के पहले से। पहला सवाल यह आएगा परीक्षा में। अभिवृद्धि की शुरुआत तभी से हो गई जब से गर्भ निर्धारण हो गया, और जन्म से पहले तो 3 अवस्थाएं भी आ चुकी हैं। और एक सवाल टेनर मेरेडिथ में आपको बताऊंगा, जो ये कहते हैं कि साहब जन्म से पहले जो वृद्धि होती है उसका परसेंटेज बाद वाली सभी अवस्थाओं से ज्यादा होता है। इसलिए पहले। विकास कब से शुरू होता है? चलता जीवन भर है, लेकिन शुरू कब से होता है? जन्म से कि जन्म से पहले से? बोलिए, पहले से। बिल्कुल सही बात है। बहुत से प्रमाण है, बहुत से प्रूफ है। पिछले दिनों अपना ये आता है ना, मी नेक्स्ट, इसमें पत्रिका में आता है, भास्कर में कलर पेज आता है ना, इनको पढ़ा करो आप। इसमें एक साइकोलॉजी का लेख आता है, हमारा भी आता है। तो उसमें पिछले दिनों एक रिसर्च आई थी कि इंग्लैंड में, आप सुन रहे हो ना, इंग्लैंड में एक बार एक ऐसा प्रयोग किया गया। वहां पे सब लोग बहुत मतलब फ्रैंक है, तैयार रहते हैं। जो प्रेग्नेंट महिलाएं थी उनको सबको बोला कि हम एक ऐसा रिसर्च कर रहे हैं जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है क्या वो अपनी मदर की मदर टंग के प्रति सेंसिटिविटी दिखाता है। बात समझ रहे हो मेरी? कि क्या वो अपनी मां की भाषा को पहचानता है। महिलाओं ने बोला ओके ओके हम आएंगी। सब आ गई साहब। अब कैसे इनका एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं मैंने आपको बताया। बाकायदा स्कैनिंग होती है, सामने स्क्रीन पे बच्चे दिखाए जाते हैं अंदर वाले, वो तो आपने देखा ही है ना। सोनोग्राफी होती है, सब दिखते हैं ना अंदर से। तो सबको लगा दिया। महिलाएं सारी बैठ गई, सारी प्रेग्नेंट थी, 5 महीने 6 महीने 7 महीने, सबके बच्चे थे, दिख रहे थे अंदर क्या क्या हरकत करते ना हरकत बच्चे। ओके, तो उनके सामने, चूंकि वो इंग्लिश थी, महिलाएं कौन थी? इंग्लिश थी, उनको अंग्रेजी भाषा आती थी, इंग्लैंड की थी। उनके सामने फ्रेंच भाषा के ऑडियो वीडियो क्लिप प्ले किए गए और देखा गया क्या उनके अंदर जो बच्चे हैं उनमें कोई मूवमेंट हो रहा है? कोई मूवमेंट नहीं। जर्मन भाषा में बजाए गए, कोई मूवमेंट नहीं। मंदारिन चाइना की भाषा है, बजाए गए, कोई मूवमेंट नहीं। हिंदी में बजाए गए, कोई मूवमेंट नहीं। लेकिन जब इंग्लिश में म्यूजिक बजा, ऑडियो वीडियो सामने प्ले हुए, तो सबने देखा कि वो बच्चे जो थे उनकी हार्ट बीट्स बढ़ गई, पल्स रेट बढ़ गई। इसका मतलब एक निष्कर्ष निकला कि गर्भ में पल रहा बच्चा इतना सेंसिटिव होता है कि वो अपनी मां की मातृभाषा के प्रति भी संवेदनशीलता दिखाता है। एक सिंगिंग लेडी इन यूएस, वो तो आपने देखा ही होगा नेट पे, एक महिला थी, बहुत बड़ी स्टार थी। उनका प्रोग्राम था, कोई पहले से फिक्स था, और वहां पे ऑडिटोरियम में ऐसे लाइव कंसोर्टियम होते हैं, लाइव प्रोग्राम होते हैं। तो महिला ने कहा कि मेरे 5-6 महीने का बच्चा है, तो मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे गाने का पब्लिक पे तो बहुत असर होता है, दीवाने होते हैं सब, उस पर भी क्या कोई असर होता है क्या? तो आयोजकों ने बोला ओके मैम कर देते हैं। और उन्होंने एक बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा दी, सामने लाखों लोग लाइव, उसने गाया, अंदर बच्चा क्या क्या कर रहा है वो उस पर दिखता है। जैसे ही गाना खत्म हुआ तो पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा और सबने देखा कि बच्चे में इस तरह से हरकत हुई मानो वो दोनों हाथ उठा के ताली बजा रहा हो। इसका मतलब गर्भावस्था में होता है। जाने कितने एग्जाम्पल, अभिमन्यु का एग्जाम्पल सबने सुना है, और भी बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। रिसर्च बताती है साइकोलॉजी की कि गर्भावस्था का विकास तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए विकास जन्म पहले से होता है और कहां तक जाता है? जीवन पर्यंत बोले, लाइफ लॉन्ग बोले, मृत्यु पर्यंत बोले, तीनों शब्द परीक्षा में आ चुके हैं, सही है। बात समझ में आ रही है आपको? और इसके अलावा बोलो तो कब से शुरू होता है, कहां तक जाते हैं, क्लियर है? चलिए और नेक्स्ट, और कोई बात आप बताओ। यस, मतलब क्या है इसका? क्या होती है मात्रा? ओके, बहुत अच्छी बात है। एक शब्द आता है, देखो परीक्षा में शब्द बदलेंगे, मैं आपको बताऊं। एक शब्द आता है मात्रात्मक, कौन सा? इसी को बोलते हैं परिमाणात्मक। इसी को क्या बोलते हैं? परिमाणात्मक। और इसी को ध्यान होगा आपको बोलते हैं संख्यात्मक। सारी एक ही बातें, इंग्लिश में बोलते हैं क्वांटिटेटिव। तो
अभिवृद्धि मात्रात्मक, परिमाणात्मक, संख्यात्मक या क्वांटिटेटिव होती है। विकास मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक होता है, क्योंकि विकास में अभिवृद्धि भी शामिल है। किसको बोलते हैं परिमाणात्मक, मात्रात्मक? जिसको हम संख्याओं में व्यक्त कर सकें, जिसे हम अंकों में व्यक्त कर सकें। और अंकों में किसको लिख सकते हैं? जिसको या तो नाप सकते हैं, या माप सकते हैं, या तोल सकते हैं, उसी को लिख सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक लड़की जिसकी हाइट फॉर एग्जांपल 5 फीट 6 इंच है, तो क्या हम उसको संख्याओं में व्यक्त कर सकते हैं? उसकी हाइट बढ़ गई 3 इंच, क्या हम उसको संख्याओं में व्यक्त कर सकते हैं? कर सकते हैं। लड़के का वेट कितना है, वेट मशीन पे तोल के क्या हम संख्या में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। लेकिन लड़का कितना समझदार हुआ, क्या दुनिया की कोई वेट मशीन बताती है? लड़की कितनी सयानी हो गई, क्या कोई इंची टेप बताती है? नहीं बताती। इसका मतलब याद रखना, अभिवृद्धि मात्रात्मक, परिमाणात्मक होती है, और विकास इसके साथ साथ गुणात्मक भी होता है। यह बात क्लियर हुई? अभी तुम सुनो, आएगी तुम्हारी बात। और नेक्स्ट बताओ, और कोई बात? एक बात जो बहुत बार परीक्षा में आती है, आपने एक शब्द सुना होगा, हमारे साथ रह के आप इस शब्द से वाकिफ हो गए, हुए ना? इसके साथ इस शब्द से भी आप वाकिफ हैं। फंक्शनल, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल दोनों शब्द सुने। सबसे ज्यादा सवाल इसी बात पे है, अभिवृद्धि के बारे में। स्ट्रक्चरल को हिंदी में बोलते हैं संरचनात्मक, क्या बोलते हैं? और फंक्शनल को कार्यात्मक। क्या फर्क है? सुन लो। हमेशा ग्रोथ स्ट्रक्चरल होता है और डेवलपमेंट फंक्शनल होता है। स्ट्रक्चरल का मतलब हम बात कर चुके हैं कि जैसे कोई ढांचा हमको दिखाई देता है, वो स्ट्रक्चर है। जैसे आपके पांव कितने लंबे हैं, आपके पांव की लेंथ क्या है, ये स्ट्रक्चर है। आप सुन रही हो प्रियंका? आपके हाथ या आपकी उंगलियां फॉर एग्जांपल कैसी दिखती है, बाहर से कितनी लंबी है, क्या साइज है, हर चीज की साइज क्या है, वो स्ट्रक्चरल है। सुन रहे हो? पांव कितने लंबे हैं, ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल है। लेकिन आप दौड़ता कितने तेज हो, ये फंक्शनल है। आपके हाथों की उंगलियां कितनी खूबसूरत हैं ये दिखने में, ये स्ट्रक्चरल है। लेकिन आप पियानो कितना शानदार बजाते हो, ये फंक्शनल है। आप टाइपिंग कितना फास्ट करते हो, ये फंक्शनल है। तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। डेवलपमेंट ऑलवेज फंक्शनल होता है और ग्रोथ ऑलवेज स्ट्रक्चरल होती है। ये बात याद रहेगी आपको? ओके। इसके अलावा एक बात और जिस पे बच्चे गलती करते हैं, और यस बोलो बोलो जल्दी बोलो। विकास नोट सर्कुलर कर, किसने बताया? नहीं, वो डिफरेंट थिंग है। चलो इसके अलावा और बताओ। वो तो हम तब मानते हैं ना जब आप जो बोल रहे हो, ये करिए डेवलपमेंट स्पाइरल होता है ना, वर्तुलाकार या सर्पिलाकार। ओके, वो तो तब होता है जब ग्रोथ लीनियर होती। ग्रोथ भी लीनियर नहीं होती, अभिवृद्धि रेखीय होती है, विकास वर्तुलाकार होता है। ये बात गलत है, इसलिए उसको नहीं लेंगे। हम दोनों का कंपेयर कर रहे हैं, है ना, वो भी मैं बताऊंगा सर्पिलाकार क्या होता है। और कोई दो बातें खास, एक तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल नहीं भूलोगे कभी भी, ठीक है? मात्रात्मक वाली बात आप समझ ही गए। एक बात और तो समझने की है, क्या हम अलग अलग आयाम पढ़ेंगे बाद में, है ना, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। तो क्या हमारे हाथ पैर में, अंगों में हाइट वेट का बढ़ना अभिवृद्धि है? बोलो, है। तो क्या ये विजिबल है? क्या ये दिखता है, दृश्य है? इसका मतलब दृश्य, अभिवृद्धि का संबंध दृश्य अंगों में होने वाली बढ़ोतरी से है। और विकास में दृश्य के साथ साथ अदृश्य चीजें भी है। सयाने कितने हो गए, वो अदृश्य है। बोलिए क्लियर है? लेकिन यहां पे फर्स्ट ग्रेड में सवाल आया था, सीटेट में आया था। सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को हम किस में शामिल करते हैं? इज इट ग्रोथ और नॉट? क्या यह अभिवृद्धि में शामिल है या नहीं? बोलो। जवाब है यस। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की बात करो, पाचन तंत्र की बात करो, किडनी की बात करो, लीवर की बात करो, ये सारे के सारे अभिवृद्धि में आएंगे। किस में आएंगे? अब आप बोलेंगे साहब ये दिखते तो नहीं है, तो बोले दिखते हैं कि नहीं दिखते? दिखते हैं। बेयर्ड आई से नहीं दिखते तो क्या हुआ, स्क्रीन पे तो दिखते हैं।
इसका मतलब तमाम दिखने वाली चीजों का संबंध है अभिवृद्धि से। बस इतना कर लो, फिर कोई मुश्किल नहीं। ये केवल 3 कॉन्सेप्ट हैं जो परीक्षा में आते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो क्या लिखोगे आप? आपने लिखा अभिवृद्धि विकास, लिखिए अभिवृद्धि विकास लिखिए। फिर एक बेहद खास बात बताने वाला हूं आपको। लिखा सबने अभिवृद्धि विकास? और सीधे सीधे हम जो काम की चीज है ना उसी की बात करते हैं, ज्यादा फालतू की बात हम नहीं करते और नहीं करेंगे। तो इधर अभिवृद्धि इधर विकास करके हम थोड़ा सा अंतर लिख सकते हैं, इनमें से परीक्षा में बातें आती। पहला बिंदु, अभिवृद्धि को शारीरिक विकास कहते हैं, जबकि विकास शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक आदि सभी पक्षों का होता है या सभी पक्षों से संबंधित है। पहली बात आपने लिखा अभिवृद्धि को शारीरिक विकास कहते हैं या अभिवृद्धि शारीरिक विकास से संबंधित है, जबकि विकास शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक आदि सभी पक्षों से संबंधित है। सिंपल। इसका मतलब पहले वाली अभिवृद्धि है संकुचित। हालांकि ये बात लिखने की जरूरत नहीं है, आप इतने बड़े बच्चे हो गए, इसका मतलब पहले वाले का दूसरे वाला ही है, पर फिर भी कई बार ऑप्शंस में अभिवृद्धि संकुचित है, विकास व्यापक है। क्यों है सबको पता है। पहली बात, अभिवृद्धि में केवल एक शारीरिक पक्ष शामिल है, इसमें शारीरिक के अलावा दूसरे तमाम पक्ष शामिल हैं। इसका मतलब अभिवृद्धि संकुचित है और विकास व्यापक है। तीसरी बात, अभिवृद्धि जन्म पूर्व अवस्थाओं से, 3 अवस्थाएं हैं साहब, इनके बारे में प्रश्न आता है, प्री नेटल पीरियड बताएंगे हम आपको। अभिवृद्धि जन्म पूर्व अवस्थाओं से शुरू होकर परिपक्वता तक, इसको परिपक्वता कह सकते हैं, किशोरावस्था का अंत कह सकते हैं, किशोरावस्था कह सकते हैं, एक ही बात है। अभिवृद्धि जन्म पूर्व अवस्थाओं से शुरू होकर परिपक्वता तक चलती है, जबकि विकास जन्म पूर्व अवस्थाओं से जीवन पर्यंत चलता है। जीवन पर्यंत के स्थान पे मृत्यु पर्यंत आ जाए परीक्षा में तो भी एक ही बात है, लाइफ लॉन्ग चलता है, ता उम्र चलता है, वुम्ब टू टुम्ब जाता है। ओके, अभिवृद्धि जन्म पूर्व अवस्थाओं से शुरू होकर परिपक्वता तक चलती है या जाती है, जबकि विकास जन्म पूर्व अवस्थाओं से जीवन पर्यंत चलता है। बोलो, इन तीनों बातों में कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी जिंदगी में। चौथी बात, अभिवृद्धि का संबंध दृश्य अंगों से है। और यहां ध्यान रखना, कौन सी बात? जो हमने आपको बताई है, अभिवृद्धि का संबंध दृश्य अंगों से है। ब्रैकेट में लिख लेना, बाहरी भी और आंतरिक भी। आंतरिक के एग्जाम्पल किडनी, लीवर, फेफड़ा सब है। अभिवृद्धि का संबंध दृश्य अंगों से है, वो चाहे शरीर के। हाँ सुमित जी, कुछ कह रहे थे आप? हेलो, इशारा भी कर रहे थे। कुछ कह रहे थे? सीट, प्रैक्टिस सीट, वो उसी में लगे हैं क्या दोनों बावड़े? ओके, सबने लिखा अभिवृद्धि का संबंध दृश्य अंगों से है, चाहे शरीर के अंदर हो चाहे शरीर के
बाहर हो, समझ रहे हो ना मेरी बात? अंदर वाले कौन से? यस, किडनी, लीवर। तो ये भी अभिवृद्धि में आएंगे क्योंकि ये शारीरिक पक्ष का हिस्सा है, ठीक है ना। और विकास क्या है? विकास में क्या है? दृश्य एवं अदृश्य, विजिबल, इनविजिबल, दोनों पक्ष शामिल हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ताउम्र, जिंदगी भर, है ना, भले इसको दोबारा नहीं पढ़े तो भी, और प्रश्न मिलेंगे आपको सारे ऐसे ही। क्लियर है? अगली बात प्रशांत वाली, अभिवृद्धि मात्रात्मक, तीनों शब्द लिखने हैं क्योंकि परीक्षाओं में तीनों शब्द, तीनों में से कोई एक आता है। अभिवृद्धि मात्रात्मक ओब्लिक परिमाणात्मक, ध्यान रखना ये परिणाम नहीं है, परिमाण है। परिमाणात्मक ओब्लिक संख्यात्मक, ब्रैकेट में क्वांटिटेटिव है, जबकि विकास परिमाणात्मक तथा गुणात्मक दोनों है। परिमाणात्मक तथा गुणात्मक दोनों है। बोलो, लिखा सबने? कोई दिक्कत नहीं है ना? यस। अब क्लास मिस करोगे तो हम माफ नहीं करेंगे आपको, नहीं करोगे ना? तुम समझा देना बाद में। रीजन इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट ये है कि आपने कोई चीज मिस करी तो मिस करी। जिनके पास ऐप है ऑनलाइन उनको मैं नहीं कहता, क्योंकि आगे मैं आपको बहुत आगे लेके जाऊंगा, मुझे पता है। मुझे आप ही में से टॉपर्स में निकालने हैं। एक एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? हाँ, ये दोनों को कंपैरिजन नहीं है। मैं बताऊंगा खतरे हजार से भी बताऊंगा, खतरे नहीं बताऊंगा, पता नहीं क्या क्या बताऊंगा। जो बिंदु अभिवृद्धि और विकास के कंपैरिजन में है, हम यहां पे केवल वही लेंगे। बात समझ आ रही है आपको? और तो पता नहीं क्या क्या है, अभी आएगा आपके सामने। अभी आप धैर्य से आज ही सुनोगे तो आज ही बता दूंगा। ओके, ये बात यहां तक क्लियर है सबको? अब वो एक मेन बात रहेगी जो मैंने आपको बताई थी, बोलिए कौन सी? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। शाबाश, तो लिख लो वो भी। अभिवृद्धि संरचनात्मक, इंग्लिश वाला जरूर लिखना है सबको। अभिवृद्धि संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल होती है, जबकि विकास कार्यात्मक। वैसे कार्यात्मक शब्द जो है उसमें संरचनात्मक शामिल होता है, जबकि विकास कार्यात्मक या फंक्शनल। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, विकास संरचनात्मक और कार्यात्मक दोनों होता है तो भी सही है, केवल कार्यात्मक लिखें तो भी सही है, कार्यात्मक होता है। अभिवृद्धि स्ट्रक्चरल है, संरचनात्मक है, जबकि विकास कार्यात्मक है। इसका मतलब विकास संरचनात्मक कार्यात्मक दोनों है। जैसे यहां पे हमने लिखा ना दोनों, यहां केवल गुणात्मक लिखेंगे तो भी गुणात्मक में परिमाणात्मक शामिल होता है। जैसे आपको पता है ना, कभी हम एक टर्म पढ़ते हैं रेमेडियल, उपचारात्मक, तो उपचारात्मक में भले ही कोई बोले डायग्नोसिस या निदानात्मक, भले ही नहीं बोले तो भी शामिल है, क्योंकि उपचार से पहले निदान होना अपने आप में आवश्यक है, एम्प्लाइड है। मैं समझता हूं आप क्लियर होंगे। बोलो क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है? ये जरूर ध्यान रखना। बताओ अब स्ट्रक्चरल का मतलब क्या हुआ, संरचना का मतलब क्या हुआ? जैसे हमने एग्जांपल दिया, उंगलियां कितनी लंबी, दिखती कैसी है और चलती कैसी है। चलती कैसी है ये तो क्या है, विकास है, फंक्शनल है। और दिखती कैसी है ये क्या है, सिंपल। ओके, नाइस। तो अभिवृद्धि विकास के बारे में ये कॉमन बातें थी। एक स्टेटमेंट छोटा सा लिख लें, फिर आगे चलेंगे हम। फ्रैंक साहब का एक स्टेटमेंट आ चुका है,
बहुत से स्टेटमेंट्स जो काम के हैं वो मैं यहीं पे लूंगा सारे, चिंता नहीं करें। फ्रैंक 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 का स्टेटमेंट आया था, बोलिए क्या था? बस सिंपल, यानी ग्रोथ में क्या होता है, हमारी जो सेल्स हैं वो मल्टीप्लाई होती रहती हैं। तो कोशीय, ये पहले रीट में आया था, फिर सेकंड ग्रेड में भी आया था। कोशीय गुणात्मक वृद्धि अभिवृद्धि है। इसको अभिवृद्धि भी कह सकते हैं, केवल वृद्धि भी कह सकते हैं, इंग्लिश में ग्रोथ बोलते हैं। ये फ्रैंक साहब का प्रसिद्ध स्टेटमेंट है। कोशीय गुणात्मक वृद्धि अभिवृद्धि है। फ्रैंक का स्टेटमेंट बोलिए क्या है? कोशीय गुणात्मक वृद्धि अभिवृद्धि, आराम से याद रह जाएगा, कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि, ठीक है ना, और वो जस्ट डबल डबल होती है। अब बहुत महत्वपूर्ण बात समझना, चूंकि अभिवृद्धि विकास का एक भाग है कि नहीं, बोलो, तो अब हम केवल विकास लिख दें तो चलेगा? बोले चलेगा? बिल्कुल चलेगा साहब। पहला ही प्रश्न मोर देन 500 टाइम्स परीक्षा में आया है, 500 बार पूछा गया, 500 बार परीक्षाओं में। क्या है वो कॉन्सेप्ट समझना, बोर्ड पे देखना। सुने हो ना सब लोग? विकास के हम अलग अलग आयाम भी पढ़ेंगे, अलग अलग डोमेन पढ़ेंगे, और मेनली हम PCSE 4 डोमेन पढ़ते हैं। लेकिन विकास के 2 पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? 2। बोर्ड पे देखो, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप बोर्ड पे देखो निर्मा, एक शब्द है जैविक और दूसरा है अजैविक, मत बोलना, यह सामाजिक। शाबाश, आप हमारी ऑनलाइन स्टूडेंट हैं डेफिनेटली। एक जैविक और दूसरा सामाजिक। ध्यान दो प्रियंका, जैविक बायोलॉजिकल, सामाजिक सोशल। जैविक पक्ष के और भी नाम है साइकोलॉजी में, जैसे साइकोलॉजी में मानसिक को हम संज्ञानात्मक बोलते हैं, वैसे जैविक को क्या बोलते हैं? यस, क्या बोलते हैं? आनुवांशिक। शाबाश, जैविक को हम क्या बोलेंगे? आनुवांशिक। तो आनुवांशिक नाम याद रहेगा सबको। इसको आनुवांशिक भी बोलते हैं, इसको जेनेटिक्स भी बोलते हैं, इसको वंशानुक्रम भी बोलेंगे, ध्यान दो, बोलेंगे हेरिडिटी भी बोलेंगे। जब इसको आनुवांशिक बोलेंगे तो वे सामाजिक वाले को परिवेश बोलेंगे कि नहीं? बोलिए, परिवेश के स्थान पे वातावरण भी एक ही बात है, पर्यावरण भी एक ही बात है, एनवायरनमेंट भी एक ही बात है। तो विकास के मेनली कितने पक्ष हुए? 2। पहला जैविक, दूसरा सामाजिक। जैविक को बोला आनुवांशिक और सामाजिक को बोला परिवेश या वातावरण। अब अगर आपको कोई पूछ ले, क्योंकि 500 टाइम्स पूछा गया कि साहब विकास में कौन सा महत्वपूर्ण है, जैविक पक्ष या सामाजिक या दोनों, तो हम क्या बोलेंगे? दोनों। तो कहीं भी होता क्या है, ऑप्शंस में आपको लिखा मिलेगा, आपको उसी को जज करना है कि यह बात सही है कि गलत है। पहला काम यही होता है। दूसरा ये होता है कि जो पूछा है उसका जवाब है कि नहीं। बस ये 2 काम आपने कर लिए तो जंग जीत लिया आपने, आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होता। पर वो तब होता है जब आपको इस बात का नॉलेज हो कि इसका मतलब क्या है। तो ये तो सही है, ऑप्शन में जहां भी मिलेगा विकास में जैविक और जैविक और आपका सामाजिक दोनों पक्ष शामिल है, ओके। विकास की प्रक्रिया में आनुवांशिकता और वातावरण दोनों महत्वपूर्ण है, ओके। कर दोगे सब लोग? दूसरा सवाल, उसी पेपर में किसी भी ऑप्शन में, किसी भी प्रश्न के किसी भी ऑप्शन में आपको एक चीज मिलेगी, और वो ये मिलेगी कि विकास की प्रक्रिया में जैविक पक्ष का योगदान सामाजिक पक्ष से अधिक होता है, या विकास में आनुवांशिक पक्ष परिवेश या वातावरण की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर ऐसा दिखा मिले, ऐसा लिखा हुआ किसी ऑप्शन में आपको दिखे, तो बोलिए हम उसको सही करेंगे कि गलत। सोच लो, हम क्या बोला मैंने सुना? आनुवांशिक का योगदान परिवेश की तुलना में अधिक होता है, ऐसा किसी ऑप्शन में आए तो बोलिए इसको सही करेंगे कि गलत? यस, गलत करेंगे। यस। अब उसी प्रश्न में या किसी और प्रश्न में एक ऑप्शन आपको ऐसा भी मिलेगा, सोच के जवाब देना, कि विकास की प्रक्रिया में वातावरण या परिवेश का योगदान आनुवांशिकता से अधिक होता है। तो बोलिए सही करेंगे कि गलत? सही करेंगे कि गलत? क्या बोला आपने? यस, गलत। तो भी हम क्या करेंगे? गलत करेंगे। पहला गलत क्यों हुआ? क्योंकि जैविक पक्ष को ज्यादा महत्वपूर्ण बता दिया,
और दूसरा ऑप्शन हमने गलत क्यों माना? क्योंकि इसको ज्यादा महत्वपूर्ण बता दिया, ज्यादा बताते ही क्या हो गया? गलत। लेकिन दोनों महत्वपूर्ण लिखा था, वो क्या था? सही। एक ऑप्शन आपको और मिलेगा उसी प्रश्न में या किसी और में, और उसमें आपको मिलेगा कि विकास की प्रक्रिया, जैसे आपने रीट में आया था, विकास की प्रक्रिया में वहां पे अनुवांशिकता की जगह पे शब्द आया था पितृके, बातें की जिन्स। तो कहने का मतलब वहां पे आया था विकास की प्रक्रिया में अनुवांशिकता और वातावरण दोनों का 50% योगदान है। बोलिए ऐसा लिखा मिले तो सही के गलत, सही के गलत, गलत। यस। इसी एक सवाल पे जाने कितने मासूम बच्चे एक नंबर से रह गए। मेरे पास अभी भी 50 तो व्हाट्सएप पड़े हैं, सर इसका प्रूफ दे दो, इसका प्रूफ दे दो। एक सवाल पहले वाला इसलिए गलत हुआ कि इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी, दूसरे वाला इसलिए गलत हुआ कि उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी, और तीसरी बात इसलिए गलत हुई कि बराबर इंपॉर्टेंस दे दी। नो, ये जोड़ नहीं है बल्कि गुणा वाला खेल है। तो फिर सही क्या है? सही आपको जहां भी ऑप्शंस में मिले कि विकास की प्रक्रिया में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों में अंतर क्रिया होती है तो राइट, या विकास की प्रक्रिया में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों में गुणा होता है तो राइट, या विकास की प्रक्रिया में अनुवांशिकता और वातावरण दोनों एक दूसरे के पूरक हैं तो राइट। गुणा बोले, अंतरक्रिया बोले, पूरक बोले, सिक्के के दो पहलू बोले, तो हम क्या कर देंगे? राइट कर देंगे। या फिर विकास अनुवांशिकता एवं वातावरण दोनों का फलांक है तो भी राइट। ये बात समझ में आई आपको? कोई गलती नहीं करोगे? तो हेडिंग डालिए विकास, और पहली बात यही लिखिए जो 500 बार आ गई परीक्षा में, 500 टाइम्स। कैसे लिखना है मैं लिखवाता हूं, यू जस्ट वेट। मेरे पास सारे जवाब हैं, पर कौन सा कब आना है अपने आप आ जाएगा। केवल विकास लिखना है और फिर पहली बात लिखो। आप लिख रहे हो ना सब लोग? लिखिए विकास में जैसे मैं लिखवा रहा हूं वैसे लिखना है, उससे ना एक शब्द आगे ना पीछे। विकास में जैविक पक्ष ब्रैकेट में आनुवांशिकता तथा सामाजिक पक्ष ब्रैकेट में वातावरण या परिवेश दोनों महत्वपूर्ण है। एक बात और भी पूछी जाती है यहां पे, सबने लिखा? ऐसा ऑप्शन आपको परीक्षा में दिखा मिले तो क्या कर देंगे? इसको आंख बंद करके राइट कर देंगे, क्योंकि इसमें ना तो किसी को कम बताया और ना किसी को ज्यादा। सिंपल बात समझ में आई ना? पर ऐसा भी होता है परीक्षा में कि आपको यह भी पूछेंगे विकास की प्रक्रिया में जैविक पक्ष महत्वपूर्ण है, कैसे? कोई भी अपना एग्जाम्पल वो बना के देंगे, आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है। तो इसका बहुत सिंपल सा मतलब है, बता सकते हो आप गीता? विकास में जैविक पक्ष इंपॉर्टेंट है, कैसे? हाउ? क्या मतलब है इसका? सिंपल। क्यों? ऐसे जवाब देने भी आने चाहिए आपको। क्या मतलब है इसका? यस कोई भी? प्रशांत? बस इसका मतलब है कि जैसे हमारे माता पिता वैसे हम। यहां पे सोरेनसन हुए एक विद्वान, तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि और मंद बुद्धि माता पिता की संतान मंद बुद्धि होती है। ऐसा एग्जाम्पल किसका है? विकास के जैविक पक्ष का। बोलिए है? कई बार ऐसा भी होता है। मेरा एक एग्जाम्पल है, एक माता पिता दोनों काले रंग के हैं और उनके एकदम से गोरा चिट्टा बच्चा पैदा होता है। आप बताएंगे वो कहां से आया? यस, दोनों ही काले हैं फिर भी गोरा। इसका मतलब यस, माता पिता काले हैं तो क्या हुआ?
बायोमेट्रिक्स, फ्रांसिस गाल्टन वाले जीव सांख्यिकी सिद्धांत को भी तो पढ़ा है हमने। फोर फादर्स में कोई ना कोई गोरे थे, एक बार वो विलुप्त हो गए, वापस वो गुण सामने आ गए, डोमिनेट कर गए। इसका मतलब ऐसा सवाल आया था परीक्षा में कि काले माता पिता की संतान का गोरा होना क्या विकास के जैविक पक्ष का उल्लंघन है या इसका सपोर्ट करता है? यस, सपोर्ट करता है। यह महत्वपूर्ण बात थी। बात समझ आ रही है? जैसे मैंने आपको बताया कि किडनी, लीवर, ये सब नहीं दिखते हैं बाहर से, फिर भी ये ग्रोथ है। वैसे ही ये ध्यान रखना कि साहब उन्होंने बोला कि तीव्र मंद बुद्धि माता पिता की संतान भी तीव्र बुद्धि होती है, और यह विकास का आनुवांशिक पक्ष ही है, दूसरा नहीं है। बात समझ में आ रही है आपको? ओके। सामाजिक पक्ष महत्वपूर्ण है, क्यों? तो ये तो आप बता सकते हैं, बता सकते हैं कि नहीं? ट्विंस की कितनी स्टडी हुई है, एक ही सेम जींस वाले, सेम माता पिता की संतानें अलग अलग होते हैं, क्योंकि एक को यूएसए में पाला, एक को हमारे यहां रेगिस्तान में पाला, तो दोनों में फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? ये फर्क किसने डाला? सामाजिक पक्ष या परिवेश ने डाला। तो ये कॉन्सेप्ट आपको किसी भी रूप में पूछ ले, अगर आपको पता है इसका मतलब ये है, तो आपका गलत नहीं होगा। पहली बात क्लियर हुई सबको? बोलिए, क्लियर हुई? और वो है विकास का कौन सा पक्ष महत्वपूर्ण है? कोई एक या दोनों? दोनों। अब इसका मतलब क्या है और खोल के हम लिखेंगे इसको, इसलिए लिखो आप इसके नीचे, और यहां पे हम लिखेंगे कुछ इक्वेशंस। तो आप लिखिए विकास इक्वल्स टू, विकास बराबर आनुवांशिकता। बोलिए, जोड़ वातावरण करूं कि गुणा? क्या बात है, आनुवांशिकता गुणा परिवेश। ये बहुत रूपों में आया साहब परीक्षा में। विकास बराबर आनुवांशिकता गुणा परिवेश, ओके कर देना। और D इक्वल्स टू H इंटू ई पूछा गया परीक्षा में, ओके कर देना। H मतलब हेरिडिटी, E मतलब एनवायरनमेंट, H मतलब आनुवांशिकता, E मतलब परिवेश, वातावरण। तो विकास बराबर आनुवांशिकता गुणा परिवेश सही है, D इक्वल्स टू H इंटू ई बिल्कुल सही है। और करके लिखो, यानी शब्द बदल रहे हैं, कॉन्सेप्ट वही है। और ये आया था साहब बहुत बार, विकास बराबर प्रकृति गुणा पोषण। हार गए थे इसमें बड़े बड़े लोग, पता है आपको? विकास बराबर प्रकृति गुणा पोषण। क्यों हारे थे जानते हैं आप? ये दिया, फिर प्रकृति का मतलब पूछा, आप बताओगे? इंग्लिश में नेचर बोलते हैं, नेचर, ध्यान दें, नेचर, ध्यान से जवाब देना। प्रकृति या नेचर, आनुवंशिकता है या सामाजिक पक्ष? नेचर तो पेड़ पौधे होते हैं। यस, ये पेड़ पौधों वाली प्रकृति नहीं है, बल्कि इंसान की फितरत है, ये इंसान की जेनेटिक्स वाली बात है। इसलिए प्रकृति क्या है? आनुवंशिकता, और पोषण क्या है? परिवेश। इंग्लिश में भी लिखना है और करके, डेवलपमेंट इक्वल्स टू नेचर इंटू नर्चर। नेचर नर्चर डिबेट, इस पे जाने कितने प्रश्न बनते हैं, हजारों बनते हैं, हजारों पूछे गए। डेवलपमेंट इक्वल्स टू नेचर इंटू नर्चर। नेचर का मतलब जो हमें इनहेरिटेड चीजें अपने फोर फादर से, पेरेंट से मिली हैं, और नर्चर का मतलब जो यहां आने के बाद हमको मिला है। चिंता मत करो, बात समझ में आई आपको? आई ना? नेचर नर्चर डिबेट चलती है, एक बड़ा टॉपिक। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि साहब विकास में नेचर इंपॉर्टेंट है। कौन है वो? जीन पियाजे हैं वो, यूजेनिक्स, फ्रांसिस गाल्टन है वो। कुछ लोग कहते हैं कि साहब नेचर इंपॉर्टेंट नहीं है, नर्चर इंपॉर्टेंट है। वो कौन है? यस, व्यवहारवादी हैं। वो कौन है? सारे के सारे व्यवहारवादी हैं, वॉटसन से लेके स्किनर, फल, पेवलोव तक, जो कहते हैं कि साहब किसी भी वंशानुक्रम का कोई भी बच्चा हमको दे दो, हम उसको कुछ भी बना देंगे, क्योंकि हम उसको ऐसा ही माहौल देंगे। इसका मतलब कुछ लोग नेचर को इंपॉर्टेंट मानते हैं, कुछ लोग
नर्चर को, लेकिन हमको क्या मानना है, दोनों को सिक्के के दो पहलू मानना है। एक और बात जिस पे बच्चे गलत गलत करके आए थे, और करके लिखना है। हाँ यूजेनिक्स, फ्रांसिस गाल्टन अलग से पढ़ेंगे हम। फ्रांसिस गाल्टन इंडिविजुअल डिफरेंसेस देने वाले पहले आदमी थे। फ्रांसिस गाल्टन ने 1885 में बता दिया था कि साहब आपकी आंखें दुनिया में अकेली आपकी हैं। तब एंड्रॉइड फोन नहीं था। आज एंड्रॉइड फोन में आंखों से लोग खुलता है कि नहीं खुलता? एयरपोर्ट पे आपकी आंखें दरवाजा हटा देती हैं। लेकिन उस जमाने में फ्रांसिस गाल्टन ने बोल दिया था, जीनोटाइप फिनोटाइप का कॉन्सेप्ट तो था पहले, लेकिन इंडिविजुअल डिफरेंस की बात उन्होंने कही कि आपकी हाथ, आपकी हाइट, आपका वेट सिर्फ आपका ही है, किसी और का नहीं है। फिंगरप्रिंट, हैंडराइटिंग सारी की सारी देने वाले थे। आपकी इवन आपकी आवाज, आपकी वॉइस, ऐसे एंड्रॉइड फोन आने वाले हैं जो आपकी आवाज से खुल जाएंगे। वो आपकी अकेली है पूरी दुनिया में। कितनी कितनी गजब की बात है, किसी और से मैच नहीं होती वो। ओके, एक और बात और करके लिखो। विकास बराबर, यूजेनिक्स बोला मैंने, विकास बराबर, और यहां ध्यान देना जो सवाल पूछा गया था, और करके लिखना है। समीकरण लिख रहे हो आप, विकास बराबर, ये शब्द आ गया साहब परिपक्वता। कौन सा आ गया? परिपक्वता गुणा अधिगम। यहां लड़ाई, विकास इक्वल्स टू मैच्योरिटी इनटू लर्निंग। परिपक्वता का संबंध किससे? बोलो, परिपक्वता का संबंध किससे? आनुवंशिकता से। मैच्योरिटी का संबंध किससे? हमारे खुद की बात, अंदर वाली बात से। परिपक्वता पे वातावरण का कोई प्रभाव नहीं है। यह सवाल आया था। आप बोलेंगे साहब कैसे नहीं है? परिपक्वता में क्या आएगा? परिपक्वता में उम्र बढ़ने के साथ साथ आप में लॉजिकल थिंकिंग आएगी, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आएगी, ये सब है। तो परिपक्वता तो किससे संबंधित हुई? आनुवंशिकता से, और अधिगम वातावरण से। यह बात याद रखना आप। बातें क्लियर हुई? और यानी एक ही बात है जो इतने तरीके से परीक्षा में पूछी जाती है, पूछी जा चुकी है। और विकास अंतरक्रियात्मक है। विकास अंतरक्रियात्मक है। एचएम का एग्जाम हुआ था, मेरे पास एक बैच था जयपुर में, करीब 70 प्लस बच्चे थे, सभी क्लास प्रिंसिपल है, सबके सिलेक्शन, क्योंकि वहां 80-90 नंबर की चीजें आई थी। उसमें मेरे को याद है ये वाला अंतरक्रियात्मक 2 प्रश्नों में ऑप्शन था और दोनों में राइट आंसर था। जिसको पता था अंतरक्रियात्मक शब्द, सही हो गया, जिंदगी बन गई उनकी। तो अंतरक्रियात्मक का मतलब भी वही है। दोनों में क्या होता है? इंटरेक्शन। ये तमाम जो बातें हैं, ये समीकरण है, ये दी है वुडवर्थ साहब ने। तो ब्रैकेट में वुडवर्थ, केवल हल्का सा वुडवर्थ लिख लें आप। वुडवर्थ के साथ कुछ और लोग थे, वुडवर्थ। ये प्रसिद्ध समीकरण विकास बराबर वंशानुक्रम गुणा वातावरण किसने दिया? वुडवर्थ ने। क्या बोलेंगे? वुडवर्थ ने। और इसी के दूसरे अलग अलग नाम हैं, ये शब्द बदले हैं लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। ये बात क्लियर हुई सबको? बोलो क्लियर हुई? पहली महत्वपूर्ण बात हमें याद रखनी है, विकास में 2 पक्ष। कितने पक्ष? 2। दोनों महत्वपूर्ण हैं कि नहीं? हैं। अगर ऐसा बोलें तो राइट। दोनों में किसी एक को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दें तो गलत। दोनों में जोड़ वाला रिश्ता बता दें तो गलत। और अंतरक्रिया बताएं तो सही। गुणा वाला बताएं तो सही। और दोनों में नाम बदल देंगे, प्रकृति गुणा पोषण कर देंगे, परिपक्वता गुणा अधिगम कर देंगे, नेचर नर्चर कुछ भी कर देंगे, हम आराम से इसको कर देंगे। एक गुणा वाला वो कॉन्सेप्ट आपको पता ही है, प्लस हम जैसे मान लो विकास बराबर आनुवंशिकता प्लस 0, तो नेट रिजल्ट क्या आएगा? आप तो मैथ्स के बच्चे हो, बोलिए क्या 0 बचेगा कि आनुवंशिकता बचेगी? अकेली आनुवंशिकता। या फिर वातावरण गुणा वातावरण प्लस 0, तो क्या बच गया? वातावरण। लेकिन गुणा कर देंगे तो उसको भी ले बैठेगा। इसका मतलब 0 किसी से भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या कर देगा? 0 कर देगा। इसका मतलब किसी के पास अगर दोनों चीजें नहीं है तो उसका डेवलपमेंट 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। यह महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट। सबको क्लियर? दूसरी बात इससे भी खास क्या है वो?
पहली विशेषता लिखी है हमने, अब तक एक ही बात करी है हमने, करी है ना, और वो बात है दोनों पक्षों वाली। क्लियर है सबको? दूसरी बात, और दूसरी बात देखिए, विकास के बारे में कुछ सिद्धांत, कुछ नियम, कुछ फैक्ट्स, कुछ विशेषताएं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं हम, जिनमें एक साथ कॉन्सेप्चुअली आप क्लियर करते हुए आगे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी परीक्षा में। दूसरी बात, और वो है, लिखिए, विकास पूर्व निर्धारित प्रक्रिया। पूर्व निर्धारित प्रक्रिया, यह बहुत शानदार है। विकास पूर्व निर्धारित प्रक्रिया है, लेकिन ये परीक्षा में अलग अलग नामों से आता है। पहले तो इसका मतलब समझेंगे, और फिर कौन कौन से वो टर्म्स हैं उनको भी जानेंगे। आपने लिखा सबने, विकास कैसी प्रक्रिया है? पूर्व निर्धारित प्रक्रिया है। इसके मायने क्या हैं? चलिए पहले, उससे पहले मैं आपको बता दूं इसके कौन कौन से शब्द परीक्षा में आए हैं, तो और करके नीचे लिखो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। विकास पदानुक्रमिक है, ऐसा लिखा है तो इसका मतलब वही है। ओब्लिक विकास पद सोपानिक है, वही है। ओब्लिक विकास क्रमिक है, वही है। ओब्लिक विकास श्रृंखलाबद्ध है, वही है, मतलब वही है। किसी ऑप्शन में आपको मिले विकास श्रृंखलाबद्ध प्रक्रिया में होता है, बिल्कुल राइट कर देना। विकास श्रेणी क्रम में होता है, वही है। विकास ऑर्डरली, वही है। विकास सीक्वेंशियल प्रोसेस है, वही है। और विकास एक बहुत प्यारा सा शब्द है। कुछ ऐसे शब्द आएंगे जिनसे हमको मोहब्बत है, और वो इसलिए है कि वो परीक्षा में कमाल करते हैं। हायरार्किक वो शब्द है जो बहुत काम का है। हायरार्किक बोले, हायरार्की बोले, हायरार्किक। विकास पदानुक्रमिक है, पदसोपानिक है, क्रमिक है, श्रृंखलाबद्ध है, श्रेणी क्रम में होता है, ऑर्डरली, सीक्वेंशियल, हायरार्किक। सबका मतलब एक, मतलब क्या है अभी बताता हूं। बोलिए, सबने लिखा? सारे शब्द लिखे, कुछ छोड़ना नहीं है। ऊपर लिखा विकास कैसी प्रक्रिया है? पूर्व निर्धारित प्रक्रिया है। इसके क्या क्या मायने हैं? बोलिए, पहला शब्द क्या? पदानुक्रमिक। दूसरा पदसोपानिक। थर्ड वन क्रमिक। अगला श्रृंखलाबद्ध। अगला श्रेणी क्रम। अगला ऑर्डरली। अगला सीक्वेंशियल, और फाइनली हायरार्किक। क्लियर? अब ये होता क्या है उस समय, तो ध्यान दो। जिंदगी में हर कदम पे, हर जगह आप जाओगे तो हायरार्की से आपका पाला पड़ेगा। ध्यान दो, रेड दुपट्टा, हायरार्की से पाला पड़ेगा आपका। सामने देखो, जहां भी आप जाओगे, जैसे मैं मेरा बताता हूं, मैं मेरे थाने में इंचार्ज था, मेरा रूम था, उसके आगे लिखा रहता था SHO। मैं मेरी चेयर पे बैठता था। एक कांस्टेबल को छुट्टी पे जाना होता तो वो मेरे पास सीधा नहीं आ सकता था, वो अपनी एप्लीकेशन मूव करता हेड कांस्टेबल को, जिनके यहां पे रेड फीत रहती है। वो हेड कांस्टेबल उस एप्लीकेशन को ले जाते 1 स्टार के पास, ASI। वो ASI साहब उसको मूव करते सब इंस्पेक्टर के पास, 2 स्टार के पास, और वो सब इंस्पेक्टर मेरे पास आते, सर मैं, यस, मुझे SP से मिलना होता या IG से मिलना होता, कमिश्नर से मिलना होता, तो मैं सीधा नहीं जा सकता था। मेरे को मेरे सीनियर बॉस के पास जाना होता, RP डिप्टी के पास जाना होता, फिर एडिशनल SP के पास वो बात जाती, फिर SP के पास वो बात जाती, फिर DIG के पास वो बात जाती, और उसके बाद IG के पास वो बात जाती। ये जो चेन है, इस चेन को बोलते हैं हायरार्किक। याद रहेगा। आर्मी में एक सिपाही क्या सीधा कर्नल से मिल सकता है? नहीं। और आप जब जॉब लगोगे तो आपको CCL मिलेगी, चाइल्ड केयर लीव। आजकल 18 साल तक कभी भी ले सकते हैं, 2 साल ना, ओनली फीमेल। तो आप अपनी एप्लीकेशन सीधे, अच्छा पता है कौन है? नहीं, लड़कों को नहीं मिलती, यही तो लड़ाई चल रही है। हाँ, 15 दिन का अभी एक प्रोविजन किया है वो। तो आपकी वो CCL कौन सैंक्शन करता है जानते हो? डायरेक्टर, निदेशक। लेकिन आपकी एप्लीकेशन पहले आपके संस्था प्रधान के पास जाएगी, फिर PO के पास जाएगी, फिर CBO के पास जाएगी, फिर DO के पास जाएगी, फिर ZD ज्वाइंट डायरेक्टर के पास जाएगी, फिर डायरेक्टर के पास जाएगी। तो बोलिए, एक चैन हुई कि नहीं हुई? सेम ऐसी ही एक चैन, एक श्रृंखला
हमारे विकास के क्रम में भी है। और इसका एक सिंपल एग्जांपल हम ले सकते हैं। सबसे पहले एक बच्चा अपना हेड कंट्रोल करता है, बोले करता है। जब हेड कंट्रोल हुआ उसके बाद आई कंट्रोल होता है उसका, जानते हैं आप? निर्मा ध्यान दो। जब बच्चा आई कंट्रोल कर लेता है तो फिर अपनी चेस्ट को उठाना, चिन को उठाना सीखता है। जब अपना चेस्ट उठा लेता है तो फिर वो करवट बदलना सीखता है। जब वो करवट बदलने लगता है तो फिर वो बैठना सीखता है, और जब वो बैठने लग जाता है उसके बाद वो घुटनों पे चलना सीखता है, और जब घुटनों पे चलने लग जाता है तो फिर वो खड़ा होता है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो बैठने के बाद सीधा खड़ा हो गया या करवट बदलने के बाद सीधा खड़ा हो गया, घुटनों पे तो आना ही पड़ेगा। इसको बोलते हैं विकास पदानुक्रमिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? पदानुक्रमिक प्रक्रिया है। आप किसी भी एग्जाम्पल में इसको अप्लाई करके देख सकते हैं। एक बहुत प्यारा सा प्रश्न बनता है, इस पे आया था। क्या आया था? सुनना। विकास की सीढ़ियां हैं, बस ये लास्ट बात बताऊंगा, चिंता मत करो। आप सुन रहे हो? ये विकास की सीढ़ी, यहां पे दो बातें क्लियर होंगी, आपके ध्यान से समझना इसको। ये विकास के सोपान है, बोलिए है कि नहीं? स्टेप्स हैं, सीढ़ियां हैं। हमको हर स्टेप से गुजर के जाना होगा। हम किसी को भी उलांग नहीं सकते, किसी को ओवरकम नहीं कर सकते। ये स्टेप्स हैं, बोलिए हैं। दो बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊंगा, सुन लेना ध्यान से। एक प्रश्न आएगा और आज की आखिरी बात होगी। सवाल था कि एक शिक्षिका, ए टीचर, हालांकि ये ए टीचर की है, वो भी एक खेल है, बताएंगे आपको हम। ए टीचर, उसके बारे में कुछ दे दिया, फिर आगे दिया शी नोज। एक शिक्षिका इस बात को जानती है। अब बताएंगे इस एग्जाम्पल में शिक्षिका क्यों बोला, शी क्यों बोला, ही क्यों नहीं बोला? आपने देखे ना ऐसे पेपर, आपके परीक्षा में ऐसा ही आएगा। एक शिक्षिका इस बात को जानती है, क्यों? ऐसा क्यों? इस पे एक सवाल जरूर आता है। कोई बता सकता है ऐसा क्यों? एक शिक्षक इस बात को जानता है, ऐसा क्यों नहीं? ये इसलिए कि आज तक हमने ऐसा ही तो किया था। आज तक हमने सेक्स और जेंडर का, पता है ना आपको? सेक्स बायोलॉजिकल और जेंडर सोशल। आप लड़की हो कि लड़का हो ये तो भगवान ने बनाया, लेकिन आप लड़की हो तो ये काम करोगी और लड़का हो तो ये काम करोगे, ये समाज ने बनाया। इसी का नाम जेंडर है, बोलिए है कि नहीं? तो आज तक जेंडर को बढ़ावा किसने दिया? इवन हमारी परीक्षाओं ने, हमारी किताबों ने, सब कुछ जो समाज में जो सबने दिया कि नहीं दिया? तो आज तक हम ये तो कहते थे कि साहब शिक्षक पुरुष, पायलट पुरुष, ड्राइवर पुरुष, हेडमास्टर पुरुष, कुक, कुक कौन? महिला। यही तो किया ना 2000 साल से, 5000 साल से, ये तो कर रहे थे हम। अब क्या किया गया? इसको ठीक करने के लिए काउंटर क्यों करो, इसके खिलाफ बोलो। अब आप जो भी परीक्षा देखेंगे, एक कुक खाना बनाते समय उसको चखता है, ऐसा पेपर में मिलता है। इसलिए ए टीचर के साथ ही नहीं बल्कि शी, क्योंकि ये जेंडर को काउंटर करने के लिए किया जाता है। ऐसा प्रश्न आता है। तो सवाल क्या था, प्यारा सा सुने। एक शिक्षिका इस बात को जानती है कि उसके बच्चे वर्ग का चित्र, किसका चित्र? वर्ग का चित्र बनाने में कठिनाई महसूस करते हैं, इसलिए वो उनसे डायमंड का चित्र नहीं बनवाती। फिर पूछा गया था, सवाल क्या था, फिर सुने। एक शिक्षिका इस बात को जानती है कि उसके बच्चे वर्ग का चित्र बनाने में क्या महसूस कर रहे हैं? कठिनाई महसूस कर रहे हैं, इसलिए वह उनसे डायमंड का चित्र नहीं बनवाती। शिक्षिका विकास के कौन से सिद्धांत का पालन कर रही है? उसका उत्तर था पदानुक्रमिक सिद्धांत, हायरार्किक। जानते हैं क्यों इसमें कठिनाई है? तो क्या वो डायमंड बना लेंगे? कारण क्या है? मान लो सबसे पहले हम इस सीढ़ी पे आएंगे, उसके बाद तो इस सीढ़ी पे जाएंगे ना, पदानुक्रमिक है। मान लो यहां पे बच्चा लाइनें खींचना सीखेगा, मान लो फॉर एग्जांपल तीसरे लेवल पे वो एक वर्ग बनाना उसको आना चाहिए, तो डायमंड इससे नीचे आएगा कि ऊपर? ऊपर आएगा। ये तो 5वें लेवल पे आएगा फॉर एग्जांपल। सुन रहे हो ना मेरी बात, गाल से हाथ हटा के? तो 5वें लेवल पे डायमंड आएगा। अब वो ये बनाने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने इस स्टेज को पूरी तरह से नहीं सीखा। तो क्या वो इस स्टेज वाला काम कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। ये सवाल था सीटेट का, जो अपने यहां भी आ चुका। ये पदानुक्रमिक सिद्धांत है, ऑर्डरली है, सीक्वेंशियल डेवलपमेंट की बात है, हायरार्किक डेवलपमेंट की बात है। बात समझ में आ रही है आपको? लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात सुनना, सुन रहे हो ना? यह है विकास का क्रम। क्या है?
इसे बोलते हैं विकास का रास्ता, क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं विकास का पैटर्न, क्या बोलते हैं? सबका एक जैसा कि अलग अलग? सबका एक जैसा कि अलग अलग? एक जैसा। इसका मतलब विकास का रास्ता सबका एक जैसा, विकास का क्रम सबका एक जैसा, विकास का पैटर्न सबका एक जैसा। लेकिन यस, इन सीढ़ियों से होके सबको गुजरना है, कोई किसी सीढ़ी को छोड़ेगा नहीं। लेकिन कौन कितना जल्दी जाता है और कौन कितना धीरे धीरे जाता है, यह बात दीगर है। यह बात दूसरी है कि कौन धीरे कौन जल्दी, लेकिन रास्ता तो सबका एक। और उस पे आया था वो बेहतरीन प्रश्न जो इससे कई बार ज्यादा रिपीट हुआ है, और वो सुने। दो बच्चे हैं, एक का नाम ए और दूसरे का नाम बी। सुन रहे हो ना? ए और बी दो बच्चे हैं, दोनों को आपने एक साथ स्कूल में डाला। एक साल बाद आपने जब उन दोनों का टेस्ट लिया तो पता लगा ए तो अभी फटाफट पढ़ लेता है पुस्तक, ए तो रीडिंग कर रहा है, और बी फॉर बॉय अभी बेचारा ए बी सी डी में ही अटका है। दोनों को साथ डाला, अभी एक साल बाद ये तो रीडिंग कर रहा है, पढ़ रहा है, और ये क्या सीख रहा है? ए बी सी डी। आप मुझे बताएं, क्या ए जो पुस्तक पढ़ने लगा वो ए बी सी डी वाले रास्ते से ही आया है कि कोई दूसरा रास्ता था? यस, ए बी सी डी वाले रास्ते से ही गया है। बी भी किसी दिन बुक पढ़ेगा तो बोलिए ये भी कौन से रास्ते से जाएगा? ए बी सी डी वाले से। इसका मतलब दोनों का रास्ता और पैटर्न तो क्या है? एक, लेकिन दोनों की स्पीड क्या है? अलग। और स्पीड को ही बोलते हैं दर। क्या बोलते हैं? दर। तो विकास की दर सबकी अलग अलग, लेकिन विकास का पैटर्न सबका एक। ये बात क्लियर हुई? ये दोनों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आखिरी 2 मिनट लूंगा, ये लिखवाऊंगा आपको। लिखो एग्जाम्पल। लिख रहे हो ना? लिखो पहले एग्जाम्पल। पहले ये लिखो एग्जाम्पल 1 या क्वेश्चन नंबर 1। ए किसी काम को, ए फॉर एप्पल, ए किसी काम को शीघ्रता से सीखता है। मेरा कोई शब्द भी छूटे ना, ध्यान रखना। ए किसी काम को शीघ्रता से सीखता है, जबकि बी देरी से। ए किसी काम को शीघ्रता से सीखता है, जबकि बी देरी से, डिलेड है वो, देरी से, कोमा यह है। ए किसी काम को शीघ्रता से सीखता है, जबकि बी, बताओ, देरी से। जबकि बी देरी से, कोमा लगा दो, यह है। यह है करके डैश कर दो और 4 बातें लिखो नीचे। पहला ऑप्शन विकास का क्रम, ध्यान से। दूसरा ऑप्शन विकास का पैटर्न। तीसरा ऑप्शन विकास की दिशा। और चौथा ऑप्शन विकास की दर। चारों लिखने हैं सबको। यस, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। विकास का क्रम, विकास का पैटर्न, विकास की दिशा, विकास की दर। तो बोलिए राइट आंसर क्या होगा? इसको राइट कर दो, 4 नंबर वाले को टिक लगा दो, विकास की दर। बात समझ में आई? मतलब विकास का क्रम सबका एक की अलग अलग। हमने आपको एक चीज और बताई थी कि जो ऑप्शंस एक जैसे होते हैं वो कभी आंसर नहीं होते। विकास का क्रम सबका अलग अलग की एक जैसा, एक जैसा। विकास का पैटर्न सबका एक जैसा की अलग अलग, एक जैसा। विकास की दिशा सबकी एक जैसी की अलग अलग, एक जैसी। और विकास की दर सबकी एक जैसी की अलग अलग, अलग अलग। इसलिए राइट आंसर क्या हुआ? आज की आखिरी बात, क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2। एक शिक्षिका इस बात को जानती है, एक शिक्षिका इस बात को जानती है, एक शिक्षिका इस बात को जानती है
कि उसके छात्र, एक शिक्षिका इस बात को जानती है कि उसके छात्र वर्ग का चित्र, एक शिक्षिका इस बात को जानती है कि उसके छात्र वर्ग का चित्र बनाने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। पूरा लिखना है शांति से, घर भागा नहीं जा रहा, बस भी और आती है। एक शिक्षिका इस बात को जानती है कि उसके छात्र, क्या लिखा आगे, वर्ग का चित्र बनाने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। अतः आपसे ज्यादा जल्दी उनको भी है। अतः वह उनसे डायमंड का चित्र नहीं बनवाती है। अतः वह उनसे किसका चित्र, डायमंड का चित्र नहीं बनवाती है। पूर्ण विराम या कोमा। शिक्षिका विकास के कौन से सिद्धांत का पालन कर रही है? यस, शिक्षिका विकास के कौन से सिद्धांत का पालन कर रही है? क्वेश्चन मार्क, और नीचे लिखो आंसर, डायरेक्ट आंसर। यस, कोई भी नाम जो आपको अच्छा लगे। पदानुक्रमिक सिद्धांत इंग्लिश में जरूर लिख देना, जिससे हमें मोहब्बत है। हायरार्किक, पदानुक्रमिक ओब्लिक हायरार्किक, या ऑर्डरली, ऑर्डर भी लिख सकते हो, ऑर्डरली लिख सकते हो। पदानुक्रमिक। बात समझ में आई? तो कल कितने लोगों को लेके आओगे? हर कोई। आपको पनिशमेंट मिलेगा, 2 फ्रेंड्स, एक लेके आओगे, तीनों मिलके उठा के। चलो, मैं पूछूंगा कि आपको कौन लेके आया, तो वो बता देगी कि अंकिता, या बता देगा कि अंकिता लेके आई है, कि है ना, फिर मानेंगे। ओके, कल मिलते हैं। और सुनो मेरी बात, मंडे से हम एक वो दे रहे हैं ऐड, तो बहुत बच्चे आएंगे। तो मंडे से मे बी टाइमिंग कुछ चेंज करूंगा मैं, हो सकता है मॉर्निंग में आपको पढ़ाएं, है ना, क्योंकि मॉर्निंग के फिर अलग खेल होंगे। ओके, थैंक यू। चैनल किसी ने नहीं देखा तो देख लें अब जाके, और ऐप डाउनलोड कर लें, सब दोस्तों को बताएं। प्रशांत, ओके, थैंक यू।